हेलो दोस्तों, इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने देख लिया है कि चार्ज क्या होता है, कैसे आता है, उस पर न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए थे। हमने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ क्या है, कि अगर दो चार्जेस हैं, हमने एक प्रॉपर्टी की बात की थी कि अगर दो चार्जेस हैं लाइक और अनलाइक तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करेंगे, ठीक है। लेकिन कितने फोर्स से करेंगे, अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे बताया जाएगा, तो उसके लिए हमें एक टॉपिक की ज़रूरत है और वो ज़रूरत है कूलम्स लॉ। तो इस लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे। नंबर एक, कूलम्स लॉ है क्या। नंबर दो, न्यूमेरिकल्स, इस पे कौन कौन से और किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए, थोड़े बहुत कंपटीशन की भी हम फाउंडेशन झलक देते रहेंगे आपको, और बेसिकली हम कंपटीशन के लिए पूरा अलग लेक्चर ही बना के डालेंगे आपके लिए, तो आप उसको देखिएगा। लेकिन अगर आप बेसिक्स की बात करें तो बेसिक्स आपका इससे सारा पूरा पूरा क्लियर हो जाया करेगा। देखिए, जिस तरीके से हमारे न्यूटन ने दिया था एक रूल, न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2, तो और उनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, और ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स है। क्लियर है बात? जब इस चीज को कूलम ने देखा तो कूलम ने कहा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, हमें नहीं पता ये चार्ज कैसे आया है, किसी ने इसके साथ छेड़खानी की होगी, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए होंगे, या हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज आया होगा। यही तो प्रोसेस था ना चार्ज आने जाने का। और इनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कूलम ने बोला कि द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज। कोई दिक्कत? द फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज। नंबर दो क्या बोला? ये हो गई पहली इक्वेशन, और ये एक नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स हैं। नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्स होने का मतलब हो गया कि इनके जो फोर्स होगा इनके बीच का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आई बात समझ में? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हो गया। इतिहास गवाह है, जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटा है तब तब दो चीजें आई हैं। नंबर एक इक्वल, नंबर दो कांस्टेंट K। फॉर्मूला हो गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges, not two charges, 2 point charges, 2 point charges। आई बात समझ में? K क्या है? K एक कांस्टेंट है। K की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ये क्या लिखा है? इसको पढ़ते हैं अपसाइलन नॉट, और होता है ये प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम। क्या हो गया? वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है बच्चे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या वैल्यू होती है इसकी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। 4 की वैल्यू तो 4 ही है, पाई की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट जिसका नाम क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सॉल्व होके आता है 9.0 इंटू 10⁻9 लगभग, ठीक है। तो यहां से अगर हम f की वैल्यू दें
तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू आ गया, दो फॉर्मूला दे सकते हैं। नंबर एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं भाई? क्योंकि K की वैल्यू हमने लिखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या होता है? प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात समझ में आती है? इसकी वैल्यू, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। हाँ, और इसको सॉल्व करके हमने एक फॉर्मूला, एक वैल्यू दी है आपको 9.0 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो यहां से फोर्स कितना आ गया? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब सवाल उठता है, सर ये अट्रैक्शन होगा रिपल्शन? दोनों होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन एक प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, और अमाउंट जो होगा, मैग्नीट्यूड, वो इतना निकाला जाएगा। ये फोर्स निकाल रहे हो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? हमेशा न्यूटन। तो दिस इज द न्यूटन। क्लियर हो गया? बोलिए, इतना समझ में आता है सबको? चलिए, यहां से हमने ये जान लिया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक शेर दूसरा शेर, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कितना? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कितना लगेगा? बोलिए। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? पक्का? चलो, अगर ये समझ में आ गया, बताइए, दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, तो उनके बीच फोर्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद हो गया? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइव ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे आप लोग ना चुपचाप ना बैठा रहा कीजिए, बोलते रहा कीजिए। जब आप बोलेंगे ना तो धीरे धीरे बोलते 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 एक टाइम बाद आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। जैसे कि हम बोले पिताजी, तो हर बच्चे को अपने गार्जियन का फेस दिखने लगा होगा, उनका नाम याद आ गया होगा, बहुत सारी चीजें उनके रिलेटेड आ गई होंगी दिमाग में। होता है कि नहीं होता है? हम आपके दोस्त को बोले दोस्त, तो आपको एक लड़के की चेहरा आपके दिमाग में, एक लड़का या लड़की की चेहरा आपके दिमाग में आ गया होगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि उसका नाम आपने रटा नहीं है बैठ के, कि आपका फ्रेंड रामू है तो रामू 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 आप दिन भर करते रहते हो, आप बोलते बोलते याद हो जाता है। उसी तरीके से फिजिक्स भी है। फिजिक्स में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले से लग जाते हैं, तो वो छोटे छोटे फॉर्मूले बार 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 देख लोगे ना अगर, तो अपने आप रट जाएंगे। आपको कभी बैठ के 2 घंटा 6 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स कायदे से आप लेक्चर लीजिए और उसको फॉलो करते हुए पूरा एक्टिव रहिए। मेरे वीडियोस बहुत बड़े नहीं होंगे, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का बनाऊंगा मैं, ठीक है, 20-22 मिनट तक, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ आप दिन भर में एक लेक्चर भी देखोगे ना तो भी आपको याद रहेगा सब कुछ। मैं डेली लेक्चर्स में प्रीवियस टॉपिक जरूर रिवाइज कराऊंगा। जैसे चार्ज क्या था? द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू NE, जहां N क्या था? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, E क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। डायमेंशन कितना आया था? 80। अभी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। चलिए, न्यूमेरिकल से याद आया, इस पर न्यूमेरिकल भी देखते हैं। हाँ, रिवाइज कर रहे थे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या थी? क्वांटाइज, कंजर्व, और क्या था? Q इक्वल टू NE, लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है ना। चलिए, हाँ, कूलम्स लॉ के अंदर क्या पढ़ा? अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 तो फोर्स कितना लग रहा था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सीधा आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। क्या करेंगे? देखो, फॉर्मूला अगर याद है हमने अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था, यहां लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, लिखा था कि नहीं? आपकी कॉपी में भी लिखा होगा। किसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले जाओ, F को इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई
Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर आ गया। चलो भाई, ये होता है डायमेंशनलेस, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। चार्ज Q1 क्या था? चार्ज। अभी कुछ पहले लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT होता है कि नहीं होता है? तो ये भी भैया चार्ज है तो इसका भी डायमेंशन AT। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, डिस्टेंस का L2। कोई तकलीफ? अब तो मैथमेटिक्स है। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना आ गया? M ऊपर गया -1, L और L2 L3 ऊपर गया तो -3, T -2, T और T 2T ऊपर गया तो और 2 हो जाएगा, तो बोले तो T4 और A2। कोई दिक्कत? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या फिर प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है? M-1 L-3 T4 A2। कोई दिक्कत? नोट कीजिए इसको आप लोग। पानी कहाँ गया? हाँ भाई, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए, एक दो न्यूमेरिकल इस पे और देखते हैं हम लोग। इरेज कर दूं? हाँ भाई, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, तो फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹। ठीक है ना? पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। एक चार्ज है 2 कूलम का और दूसरा है 3 कूलम का, मान लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो फोर्स बताना है, फाइंड फोर्स। क्या करेंगे? F इक्वल टू फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी पढ़ा। F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू बोलिए 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया है? 2 कूलम। Q2 कितना दिया है? 3 कूलम। डिस्टेंस 1 मीटर में है। सब कुछ SI में है कि नहीं है? भाई कूलम भी SI सिस्टम है और मीटर भी SI सिस्टम है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 3 ज़ा 6 और 9 6 ज़ा 54 × 10⁹ न्यूटन। इसको आप लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻1 बढ़ जाएगी 10 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन टीचर लोग क्या करते हैं ना, टीचर लोग ये क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। वो आपसे क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, ये बात फॉर्मूला आता है? अच्छा आता है, तो बताइए 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो अब इनके बीच फोर्स क्या होगा? अब समस्या जानते हो क्या है? जिन बच्चों को माइक्रोकूलम के बारे में पता है या माइक्रो के बारे में पता है वो तो कर ले जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में ये हम लोग को बताया गया था। चलिए हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है बच्चे 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, जब भी आएगा माइक्रो तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। लो अब तो सॉल्व हो जाएगा। Q1 पता चल गया। Q2 कितना लिखा है? 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये भी Q1 पता है, Q2 पता है। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर में होता है 1 × 10⁻⁻2 मीटर्स। लो सब SI में आ गया, कूलम कूलम मीटर। कभी कभी माइक्रो ना देके अगर ये नैनो कूलम दे दे तो नैनो कूलम इक्वल टू होगा 10⁻⁻9 कूलम। हो सकता है पीको कूलम दे दे तो हमें पता है 10⁻⁻12 कूलम। कभी कभी मिली कूलम भी दे सकता है तो 10⁻⁻3 कूलम। ये कन्वर्जन का जरूरत पड़ेगी। तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला तो वही लगेगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगा। चलो वैल्यूज रखते हैं। F इक्वल टू K की वैल्यू बताइए। हाँ भाई 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 2 माइक्रो नहीं आता, 2 × 10⁻6 2 × 10⁻6 इंटू Q2 कितना है? 3 माइक्रो, बोले तो 3 ×
10 की पावर -6 अपॉन r कितना है 10 की पावर -2, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ऊपर बोलो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 9, 9 6 54 इंटू 10 टू दी पावर 9, -6 -12 और 9 गया तो -3 अपॉन 10 की पावर -2 टू 4, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 4 बोले तो 1 और 1 बोले तो 10 और 10 बोले तो 540 क्या न्यूटन, ये फोर्स लग रहा होगा। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट वगैरह आए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं देख लूंगा और मैं आपको बता दूंगा उसको। चलिए, एक क्वेश्चन मुझसे किसी एक दिन ने पूछा था, बच्चे ने कह रहा था कि सर अगर दो अनचार्ज्ड बॉडी है, मान लेते हैं दो अनचार्ज्ड ए और बी, कैसे हैं भाई, दो अनचार्ज ए और बी हैं। क्वेश्चन है आपका ये, टू अनचार्ज्ड बॉडी रब ईच अदर, then placed at a distance of r, ठीक है, then force between them is F, then find नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये निकालना है। समझना जरा, क्या बोला है, टू अनचार्ज्ड बॉडी है। कैसी बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी है, मतलब ए और बी, अभी तो कोई चार्ज है नहीं, तो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा भैया, चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अच्छी चीज है, अच्छी बात है, फोर्स नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब इसको रब करेंगे तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि रब करने पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है भाई? कुछ इलेक्ट्रॉन धगाधक ट्रांसफर होते रहेंगे इसमें से। अब क्या हो गया, दो बॉडीज हो चुकी हैं और मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो A से निकल के B में n इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो A पे कैसा चार्ज आएगा? लॉस हो रहा है A में कि गेन हो रहा है? निकल रहा है ना, लॉस हो रहा है, और लॉस से आता है पॉजिटिव, और B पे कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? कोई तकलीफ? चलो ये बताओ, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो चार्ज आया कितना होगा? Q इक्वल टू कितना होता है? Ne, n ट्रांसफर हुआ, E की वैल्यू याद कर ली है हमने 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो हम कहेंगे कि A पे चार्ज आएगा प्लस Ne और B पर चार्ज कितना आया होगा? -Ne आया होगा। तो ये जो प्लस Ne है ये बन जाएगा Q1 और -Ne बन जाएगा Q2। आई बात समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, इतना समझ में आ गया सबको? तो Q1 की वैल्यू हो गई प्लस Ne और Q2 की वैल्यू हो गई -Ne। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या बोला था, कहां बोला था? ये बोला था, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ये डिस्टेंस दी गई है r। तो ये बताओ पहले तो कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? दोनों चार्जेस लाइक है कि अनलाइक है? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अनलाइक है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होना है? अट्रैक्शन होना है। और अट्रैक्शन फोर्स कितना दिया गया है? F। दिया है कि नहीं दिया है? तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फोर्स बिटवीन देम K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? F की वैल्यू क्या दी गई है? F इज इक्वल्स टू, F ही दिया है, K को K ही रहने दीजिए, Q1 Ne, Q2 भी कितना है? Ne अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। क्या निकालना है? N और N निकालना है। तो F इक्वल टू K N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सबको इधर भेज दो। तो N स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? F R स्क्वायर बाई K E स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत?
यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट f बाई के आर स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, तो यहां से नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अंडर रूट f बाई के इंटू आर बाई ई, जहां k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, e की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। आर दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। बोलिए, कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा, अक्सर बच्चे कहते भी हैं कि सर माइनस एन था, नेगेटिव चार्ज था, तो आपने यहां रखा क्यों नहीं। बच्चे जो यहां पे नेगेटिव है ना, वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव इसको लगातार अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इन द सेंस इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। आई बात समझ में? बोलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, और इस पे न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेजूंगा भी, और मैं मतलब लिंक डाल दूंगा नीचे, आप वहां जाके देख लीजिएगा। और दूसरी चीज, कोई डाउट वगैरह होंगे तो आप व्हाट्सअप करिएगा, आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा मेरे को। थैंक यू।